Hello students, you are watching my YouTube channel Global Educational Institute. Students, हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की स्टडी कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी को स्टडी किया था, जैसे एडिटिविटी एंड क्वांटिफिकेशन। आज हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, आओ इसे हम विस्तार से समझें। स्टूडेंट्स, हमने माना ये कोई एक सिस्टम है। इस सिस्टम में ये एक बॉडी ए है, ये एक बॉडी बी है। हमने बॉडी ए को बॉडी बी से अभी रब नहीं किया है। Before rubbing, the net charge on body A is 0 because body A के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इट मीन्स जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके नेट चार्ज 0 रहेगा। सिमिलरली द नेट चार्ज ऑन बॉडी B इज ऑल्सो 0 बिकॉज इसके अंदर जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। इट मीन्स जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज, तो नेट चार्ज 0। तो इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा? 0। अच्छा, सेकंड, जब हमने बॉडी ए को बॉडी बी से रब किया तो मान लीजिए बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन निकल करके बॉडी बी के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए, तो हमने माना इस बॉडी ए पर +Q चार्ज डेवलप हो गया क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकले। क्योंकि बी के अंदर इलेक्ट्रॉन आए तो हमने माना इस पर इतना ही, बट अपोजिट चार्ज -Q डेवलप हो गया आफ्टर रबिंग। अब इस पूरे सिस्टम को, जिसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो आफ्टर रबिंग इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हुआ? इक्वल टू +Q, दोनों बॉडी पर चार्जेस जो है उनको ऐड कर देंगे। +Q -Q इक्वल टू 0। बिफोर रबिंग टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम बिफोर रबिंग भी इस सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना रहा? 0। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी बॉडी एटम से मिलकर बनती है। एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा, और हम जानते हैं वो आपस में नंबर्स में इक्वल होते हैं, तो वो एक दूसरे के टोटल चार्ज को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसलिए बिफोर रबिंग इस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज 0 रहा। आफ्टर रबिंग जब हमने इसके अंदर जो बॉडी है ए और बी, उनको रब करके उन पर एक पर प्लस चार्ज और एक पर उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप किया, तो टोटल चार्ज हमने निकाला, फिर भी 0 आया। तो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट मीन्स बिफोर रबिंग टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 0 and after rubbing the total charge on the system is 0. This is the conservation of electric charge. अब हम इसको लिख लेते हैं। This law states that, दो तरह से इसको लिख सकते हैं, the
total charge of an isolated system remains constant. Second, electric charge cannot be created nor destroyed. It can be transferred from one body to another body. डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज को कभी भी आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज मटेरियल के अंदर होता है. जब हम एक बॉडी को किसी दूसरी बॉडी से रब करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज के या हम कहें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन होने से ही बॉडी पर चार्ज डेवलप होता है. जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज और जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है. बट नेचर के अंदर चार्ज ऑलरेडी होता है. ओके, समझने के लिए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल 1. When we rub a glass rod with silk cloth, then glass rod develops positive charge and at the same time silk cloth develops equal negative चार्ज. देखिए, दिस इज ए ग्लास रोड एंड लेट दिस सिल्क क्लॉथ. अभी हमने इन दोनों को आपस में रब नहीं किया है, इसीलिए ग्लास रोड पर नेट चार्ज कितना है? 0. बिकॉज किसी भी मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं तो वो एक दूसरे के टोटल चार्ज को कैंसिल आउट कर देंगे. सिमिलरली द नेट चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ इज 0. आफ्टर रबिंग जब हम इनको रब करते हैं तो हम जानते हैं ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और सिल्क के क्लॉथ पर उतना ही इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. तो बिफोर रबिंग द net charge of
net charge of glass rod and silk cloth is equal to 0, and after rubbing the net charge of glass rod and silk cloth is equal to 0। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रबिंग करने से पहले भी दोनों पर टोटल चार्ज 0 है और रबिंग करने के बाद भी दोनों पर चार्ज 0 है। तो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट मीन्स किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, आओ हम इसको समझते हैं। देखिए, लेट दिस इज ए कंडक्टर एंड दिस इज ए इंसुलेटिंग रोड। And this is a, we can say that, conducting rod. This is a insulating rod and this is a conducting rod. Insulating rod हमने इसलिए लिया जिससे कि इस conducting rod से जो free charges हैं वो इसके अंदर नहीं आ पाते। And like this is a negatively charged plastic rod. स्टूडेंट्स, हम जानते हैं किसी भी कंडक्टिंग रोड के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। इट मीन्स जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम इस प्लास्टिक रोड को, जो कि नेगेटिवली चार्ज है, इस कंडक्टिंग रोड के नज़दीक लाते हैं तो क्या होता है, ऐसा देखने को मिलता है कि इसके बिल्कुल अपोजिट चार्ज जो होता है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और इसके सिमिलर चार्ज वो इससे दूर चला जाएगा। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। इट मीन्स चार्ज का पोलराइजेशन हो जाता है। तो चार्जेस के पोलराइजेशन को ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। इसको लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द redistribution of charges in a body due to the influence of other charged body। स्टूडेंट्स, जब हम इस प्लास्टिक रोड को यहां से हटा लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये चार्जेस का पोलराइजेशन खत्म हो जाता है और इसको रिमूव करने के बाद इस कंडक्टिंग रोड के ऊपर चार्ज एक कंटिन्यूअस मैनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
पोलराइजेशन तभी तक रहता है जब हम इस प्लास्टिक रोड को इस कंडक्टिंग रोड के नजदीक रखते हैं। ओके, चार्जिंग of a conductor due to induction। स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के द्वारा किसी, दिस इज ए मेटेलिक स्फीयर, insulating stand। At this time the net charge of this metallic sphere is 0 because इसके अंदर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेट चार्ज इक्वल्स टू 0। लेट दिस इज ए नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रोड। हम इस स्फीयर के नजदीक प्लास्टिक रोड को लाते हैं जिस पर हमने नेगेटिव चार्ज डेवलप किया है, तो इसके नजदीक पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और इससे दूर सिमिलर चार्ज इससे दूर चला जाएगा। फिगर फर्स्ट। अब हम दिस इज प्लास्टिक रोड, नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रोड, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, इंसुलेटिंग स्टैंड। हम इस मेटेलिक स्फीयर को एक वायर की हेल्प से, वायर की अब हम इस मेटेलिक स्फीयर को एक वायर से कनेक्ट करेंगे और अर्थ में ले जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस वायर की हेल्प से या थ्रू दिस वायर अर्थ में चले जाएंगे। अब हम इस वायर को हटा लेंगे और इस प्लास्टिक रोड को भी हटा लेंगे, तो फिर क्या होगा, इस मेटेलिक स्फीयर में ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक कंटिन्यूअस मैनर में पूरे स्फीयर पर फैल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की हेल्प से किसी भी मेटेलिक स्फीयर पर एक चार्ज डेवलप कर दिया। ओके,
अब हम स्टडी करते हैं कूलम्स लॉ। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 11th में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है। आओ जरा उसको एक बार लिखते हैं। ये 2 पॉइंट मासेस के लिए बना हुआ था। लेट दिस इज मास m1, दिस इज मास m2 and the distance between these two masses is r. Therefore, Newton law of gravitation is equal to F is equal to G m1 m2 upon r square। ठीक इसी रूल की हेल्प से एक साइंटिस्ट कूलम ने बिल्कुल ऐसा ही सोचते हुए एक रूल बनाया जिसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ। उन्होंने यहां पर न्यूटन ने पॉइंट मासेस को लिया था और इन्होंने पॉइंट चार्जेस को लिया है। लेट दिस इज चार्ज q1, दिस इज चार्ज q2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस इज r। डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं पॉइंट चार्जेस क्या होता है। देखिए, अगर किसी बॉडी पर जो चार्ज है और बॉडी के बीच की डिस्टेंस बॉडी के साइज के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो उन बॉडी पर जो स्थित चार्ज है या उस बॉडी पर जो चार्ज है उनको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। इट मीन्स बॉडी का साइज डिस्टेंस के कंपैरिजन में काफी कम है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट कूलम ने हमको ये बताया, अगर ये दो चार्ज सिमिलर है, अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ये फोर्स रेपल्सिव भी हो सकता है। उस फोर्स की वैल्यू उन्होंने कैसे कैलकुलेट की, आओ उसको हम समझते हैं। उन्होंने हमको ये बताया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। आओ हम इनको समझते हैं। कूलम ने हमको ये बताया कि ये चार्ज q1 है और ये चार्ज q2 है, तो इनके बीच में काम करने वाला फोर्स जो होगा इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स अगर हम चार्ज q2 की वैल्यू को इंक्रीज कर दें तब भी q1 और q2 एक दूसरे पर इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे। वो फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा, q1 की q2 में मल्टीप्लाई करके। केवल q2 से कैलकुलेट नहीं होगा। अगर आप q2 को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, q2 में q1 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो फोर्स ये भी इस पर इतना ही लगाएगा और ये भी इस पर इतना ही अप्लाई करेगा। ओके, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। इट मीन्स अगर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स की वैल्यू कम होगी। आओ अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं। ऑन कंबाइनिंग द above equations, F proportional to q1 q2 upon r square। अब हमें ये प्रोपोर्शन का साइन हटाना है तो हम यहां पर एक कांस्टेंट लगाएंगे कि q1 q2
अपॉन आर स्क्वायर। इस कांस्टेंट को वेयर के इज ए कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं। अब हम इसको लिख लेते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट द force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of their this law states that the force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। स्टूडेंट्स, कूलम कांस्टेंट की वैल्यू के जो होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। On the basis of experiment, this value is equal to 9 multiply 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square। अगर हम चार्जेस की यूनिट कूलम लेते हैं, डिस्टेंस की यूनिट मीटर लेते हैं, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलो स्क्वायर होती है, जहां पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कितनी वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट फ्री स्पेस की वैल्यू इतनी होती है। स्टूडेंट्स, आओ अब हम जानते हैं कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू इन दोनों बॉडी के बीच जो मीडियम है उसका इस कांस्टेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बट कूलम्स लॉ में इन दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम होता है वो इन दोनों के बीच काम करने वाले फोर्स को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, आओ इसको समझते हैं। सपोज
दिस इज ए चार्ज Q1 एंड दिस इज ए चार्ज Q2। इसको हम ऐसे मान लेते हैं, मान लीजिए यहां से 100 धागे निकल रहे हैं, स्ट्रिंग्स। ये इसको यहां पर 100 धागे भेज रहा है और अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। 100 स्ट्रिंग्स हैं। अब हमने इन दोनों के बीच में एक मीडियम को रख दिया है, दिस इज मीडियम। तो हम क्या देखते हैं कि पहले ये इसकी तरफ 100 धागे भेज रहा था, अब 100 की बजाय यहां पर 40 धागे आ रहे हैं। तो 60 कहां गए? 60 धागों को इस मीडियम ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, परमिट कर लिया। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि चार्जेस के बीच में जो मीडियम होता है वो फोर्स को अफेक्ट करता है। अगर परमिटिविटी ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू कम होती है, अगर परमिटिविटी की वैल्यू कम होती है तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है। इट मीन्स फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि K इजगल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू कैसे आई। अभी हमने देखा कि चार्जेस के बीच में जब हम मीडियम रखते हैं तो वो फोर्स की वैल्यू को अफेक्ट करता है। इट मीन्स अगर मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू कम होती है, अगर परमिटिविटी कम है तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है। इट मीन्स फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है परमिटिविटी के, इसलिए यहां पर 1/ε0 आया। अब ये 1/4 पाई कैसे आया, इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले हम वापस कूलम्स लॉ पे आते हैं। कूलम्स लॉ स्टेशनरी चार्ज के लिए वैलिड है। इट मीन्स चार्ज रेस्ट पर होना चाहिए। दूसरी बात, जो कूलम लॉ है इसमें इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में काम करने वाला जो फोर्स है वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही काम करता है। इट मीन्स ये इसको इधर रेपल करेगा, ये भी उसको उतने ही फोर्स से इधर रेपल करेगा। इट मीन्स इट इज ए सेंट्रल फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी लेट दिस इज चार्ज Q1, दिस इज चार्ज Q2। जब हम इनके बीच में कोई मीडियम रखते हैं, लेट दिस इज ए मीडियम, तो ये मीडियम इन दोनों चार्जेस के बीच में काम करने वाले फोर्स को अफेक्ट करता है। इट मीन्स अगर मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, अगर मीडियम की परमिटिविटी कम है तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इट मीन्स फोर्स परमिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए यहां पर 1/ε0 है। ε0 यहां पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ओके, सेकंड, this is a charge Q1, this is a charge Q2। हम ऐसा मान लेते हैं कि इस चार्ज Q1 से मान लीजिए 4 पाई धागे चारों तरफ निकल रहे हैं। वो धागे मीन्स कि वो फोर्स है जो इस पर लग रहा है। अब क्योंकि ये एक धागे के सामने है तो इसलिए इस पर फोर्स कितना काम करेगा, 1/4, इसलिए यहां पर 1/4 आया। भाई 4 पाई धागे चारों तरफ निकलेंगे, वो क्या है, वो फोर्स की लाइनें हैं जो इस पर अप्लाई हो रही है और इसको रिपेल कर रही है। क्योंकि ये एक लाइन के सामने है तो इस पर जो फोर्स काम करेगा वो 1/4 का ही काम करेगा, इसलिए यहां पर K की वैल्यू 1/4 पाई ε0 है। तो फाइनली
अब हम यहाँ पर के की वैल्यू लिखेंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।